डियर स्टूडेंट्स, अच्छा हुआ कि आपके एग्ज़ाम का डेट दिसंबर के आसपास है। अगर ये अक्टूबर या नवंबर में होता तो संभावनाएं थी कि ये एग्ज़ाम टल सकता था। तो अक्टूबर के सारे एग्ज़ाम्स तो धीरे धीरे 1 बाय 1 एक्सटेंड हो रहे हैं और काफ़ी निराशा होगी एसआई मेंस के लिए अगर ये अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन संभावित है अगर ऐसा हुआ तो फिर एसआई मेंस के स्टूडेंट्स को काफ़ी झटका लगेगा, चूँकि काफ़ी समय से ये सभी लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं। आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है और संभावना है कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में ले लिया जाएगा, क्योंकि तब सरकारी कोई कार्यक्रम इतना बड़ा नहीं होगा जो इस एग्ज़ाम को बाधा पहुंचाए। ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। चलिए, आज हम लोग 26 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। हम लोग आज टॉपिक्स लेंगे छोटा और बिहार के सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे, चूँकि 4 बिहार के सेगमेंट्स हम लोग अल्टरनेट डे कर रहे हैं। तो आज 2 ही टॉपिक्स होंगे बुक से और फिर हम लोग 3-4 सेगमेंट्स बिहार के करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का जो मेडिवल इंडिया हम लोग लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग गुलाम वंश कर रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने तुर्कों का आक्रमण किया था। गुलाम वंश में आप 3 महत्वपूर्ण गुलामों को करेंगे जो किसी न किसी के गुलाम थे। हालांकि वो सुल्तान थे, शासक थे, लेकिन ये सब किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश या बलबन, ये सभी किसी न किसी के गुलाम थे। इसलिए इसे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कहते हैं। यानी 1206 से लेकर 1286-87 के बीच का काल भारत में इन गुलाम वंशों के कुछ प्रमुख शासकों का काल दिखाई देता है। ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। आरंभिक शासक था, कुछ ज़्यादा सुधार करता उससे पहले चला गया। 1206 से लेकर 1210, हाँ 1210 से लेकर 1236 एक लंबा शासनकाल इल्तुतमिश का है। इसलिए उसने कई सारे सुधार किए, जैसे नए सिक्के चलाए, अर्थव्यवस्था में बहुत सारा उसने सुधार किया। उसके बाद दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाता है ये, क्योंकि इसने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए और दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की। इसकी बेटी रज़िया बेगम थी, तो इसने भी 4 साल शासन किया, 1236 से लेकर 40। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया से कर रहे हैं टॉपिक, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग कुछ सर्टेन पीरियड्स को लेकर चल रहे हैं। आज 1930 से लेकर 34 के फेज़ का काल हम लोग करेंगे। 30 से लेकर 34, 4 साल में बहुत सारे घटनाक्रम घटे और इसीलिए ये 2 दिन चलेगा। ये फेज़ बहुत फर्टाइल। इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें 1885 से लेकर 1947 के बीच में 40 से 47 के बीच का फेज़ और 30 से लेकर 34 का फेज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे घटनाक्रम ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर दिखाई देंगे। मेनली आपको यहाँ पर नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन समझौता है, उसके बाद गांधी अम्बेडकर समझौता है और भी बहुत कुछ है। इसलिए ये 2 दिन चलेगा। इसे आप अच्छे से करें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 1930 से लेकर 34 का काल। उसके बाद हम लोग बिहार के कुछ टॉपिक्स करते हैं, 3-4 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग लेकर चल रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें आज है 1857। बिहार में 1857 का महासंग्राम किस दिशा में चला। सबसे पहले तो रोहिणी में 12 जून को 1857 को ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद पटना में 3 जुलाई और फिर दानापुर में, आरा में, भोजपुर में, और यह क्रमशः विस्तारित कैसे कैसे हुआ और बिहार के बाहर भी फैला कुंवर सिंह के नेतृत्व में। मेन कुंवर सिंह का यहाँ पर योगदान आपको दिखाई देगा, लेकिन अलग अलग ज़िलों में किस प्रकार क्षेत्रीय नेताओं ने इस आंदोलन की ज्वाला को जलाए रखा, ये एग्जाम्स में आता है। जैसे सिवान है, मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है, भागलपुर है, इन क्षेत्रों में रीजनल लीडर्स कौन कौन थे, ये एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि अलग अलग ज़िलों में कौन लोकप्रिय नेता था जो इस मूवमेंट का अग्रणी था या उसका नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद हम लोग एक व्यक्तित्व पर्सनैलिटी लेते हैं, जिसमें आज हैं थोड़ा सा अलग। शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है सखाराम देउस्कर। ये बेसिकली बिहार के नहीं हैं, लेकिन बिहार में एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। बिहार में जो स्वदेशी मूवमेंट चला या क्रांतिकारी मूवमेंट, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विशेषकर स्वदेशी मूवमेंट को प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सखाराम देउस्कर आप करेंगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मूल रूप से बंगाल के थे, लेकिन जिन्होंने बिहार में स्वदेशी मूवमेंट को एक नई भूमि दी। और फिर हम लोग एक ज़िला करते हैं। आज हम लोग सीतामढ़ी कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं नेपाल से लगे हुए ज़िले। तो सीतामढ़ी के सारे डिटेल्स आप लें, नदी, पर्वत, पठार, यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ हैं, शिक्षा का दर क्या है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें बिहार के संदर्भ के साथ साथ नेशनल पर्सपेक्टिव में भी हम लोग दोनों ही संदर्भों में डेट वाइज कर रहे हैं करेंट अफेयर्स। आज हम लोग कर रहे हैं 10 सितंबर और 23 जनवरी। 10 सितंबर और 23 जनवरी डेट वाइज 15 कम से कम आपको निकाल के कॉपी में नोट करना है। डेट वाइज दोनों ही डेट्स के, अलग अलग डेट्स के आप नोट करेंगे। कम से कम 7-8 आप इकट्ठा करें। और 20 आपको करेंट अफेयर्स कहीं से भी करना है इन जनरल। तो टोटल करेंट अफेयर्स के आपको लगभग 35 करेंट अफेयर्स एक दिन में हो जाते हैं अगर इसे आप फॉलो करते हैं।
उसके बाद हम लोग प्रतियोगिता दर्पण से भी एक सेगमेंट लेते हैं। सितंबर मंथ का लेकर हम लोग चल रहे हैं, चूँकि तब सितंबर मंथ का ही अवेलेबल था, इसलिए वहीं से हमने स्टार्ट लिया है। और इसमें तीसरा सेगमेंट इकोनॉमी का होता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य। आज हम लोग आर्थिक परिदृश्य कर रहे हैं, सितंबर मंथ के पीडी का। अब इसमें क्या क्या है, अगर कुछ 3-4 देखें तो एक आपको दिखेगा भारत का विदेशी ऋण कितना है, और उसके अलग अलग पार्ट्स, लंबी अवधि, छोटी अवधि या विदेशी ऋण के अलग अलग सेगमेंट्स। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें कुछ नए प्रावधान आए हैं 2019 में, जैसे ई कॉमर्स को पहली बार जोड़ा गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर न्याय योजना चल रही है, और भी बहुत कुछ दिखाई देगा इकोनॉमी के सेगमेंट में। तो ये था आज एक छोटा सा सेगमेंट जिसमें कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और करेंट अफेयर्स का तो कहना ही नहीं, 35 आप कर रहे हैं अगर इसे आप फॉलो करते हैं। टेक केयर।